अच्छा हुज़ैफा साहब, जिसने जनरल साहब ने अभी फरमाया कि खबरें अच्छी पाकिस्तान से निकलेंगी, हमने देखा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर यहाँ पे होना था, अमेरिकन नहीं आए, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात का कोई अंजाम है, मुझे ये लगता है कि अब चीज़ें शायद बैकग्राउंड में होंगी। तो फिर यहाँ पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए, वो ओमान गए, फिर वापस वो पाकिस्तान आए, फिर वो यहाँ से रशिया गए, तो यकीनन आपकी हुकूमत अभी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रही है। आई नो उसकी अपनी सेंसिटिविटी होगी, सारी चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते, तो लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार है, ब्रीफली अगर आप बता सकें तो क्या एक्टिवली अभी भी पाकिस्तान मीडिएशन बीच में कर रहा है और किस जगह पे हैं चीज़ें इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। जनरल साहब बड़ी इख्तिसार के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं इनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं और आपको ख़बर चाहिए, और अगर आपको ख़बर नहीं देंगे तो ज़ाहिर है स्क्रीन पर आने का फ़ायदा कोई नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम जो हमारी हुकूमत का एक रोल है मीडिएटर का, उसको भी मेंटेन रखते हुए और जो इसमें से ख़बर निकल सकती है वो आप गोशगुजार करूँ। पहली बात तो ये है कि काज़मी साहब, जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड होना था, एक अमूमी राय ये है या अमूमी तासुर है कि शायद वो सेकंड राउंड ना होने की वजह से कोई डेडलॉक पैदा हो चुका है या कोई नाकामी हो चुकी है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी और ख़ुशी भी होगी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के सेकंड राउंड से भी अहम जो है वो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में। और आपको ये याद होगा कि जब जेडी वेंस, जेरेड कृष्णर और स्टीव विटकॉफ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वहाँ से वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर आए, तो वो तो एक दिन के लिए बैठे थे ना, तो कोई 12-15 घंटों में चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। टेक्निकल टीमें पहले से काम कर बैठी हुई थी, बट वो सामने रखा गया और दिन 19-20 कर अब भी दोनों साइड की टेक्निकल टीम्स जो है वो काम कर रही हैं। और जाहिर है अगर एक मुल्क एतराज़ करता है कि आपके पॉइंट्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है किसी ने तो बैठकर बनाया है ना। तो इस वक्त भी दोनों ममालिक की टीमें जो है अपने काम को लगी हुई हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, अपना जो इखलाकी दबाव पाकिस्तान डाल सकता है ईरान पर, बीइंग ब्रदर कंट्री, वो भी डाल रहे हैं। और अमेरिका के साथ जो हमारे एक स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं 1947 से आज तक, उसका भी हम पूरा दबाव डालकर कोशिश कर रहे हैं कि इखलाकी असर अपना इस्तेमाल कर जो है जो सीज़ फायर हुआ इसको एक तो परमानेंट सीज़ फायर में कन्वर्ट कराएं और गल्फ रीजन में परमानेंट जो है वो अमन कायम करें और वो अमन जो है फिर ग्लोबल पीस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस हवाले से हम बहुत होपफुल हैं। और आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल का फासला है, और ये कहना कि 47 साल का फासला एक मुलाकात में हो जाएगा, ये कोई दोनों साइड पे अगर कोई आमिर बैठा हुआ होता वो तो कर सकता था, लेकिन सियासतदान ये काम नहीं कर सकता। यानी जेडी वेंस की पार्टी रिपब्लिकन ने 47 साल एक ही सबक पढ़ाया है कि ईरान पे हमारी सैंक्शंस इस वजह से लगाई गई हैं, और ईरान के अंदर पासदार इनकलाब ने एक ही सबक पढ़ाया है एक पूरी जनरेशन को कि अमेरिका हमारे साथ ये करता रहा है। उनको एक मेज के ऊपर बैठकर अगर वो एग्री भी कर रहे हो एक दूसरे की बातों से, लेकिन अपनी पब्लिक के अंदर उसको परसेप्शन बिल्ड करने के लिए और रायमा हमवार करने के लिए 2-3-4 नशिस्तों की जरूरत होती है। और वी आर वेरी होपफुल। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वजीर आजम साहब और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने चीजों को कैरी किया, और जो इन्हें मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर यहां पर पुरअमन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है तो क्रेडिट उन्हीं जाता है। अगर ईरान को जाकर, यानी ये बड़ी हौसले की बात होती है कि ईरान में कोई बंदा विजिट ही नहीं कर रहा, यानी ईरान की अपनी क़यादत जो है वो अपने मुल्क में विजिट नहीं कर रही, यानी ट्रैवल नहीं कर रही, लेकिन हमारे एफएम वहां पर गए और ये मैसेज दिया कि ज़ाहिर है हम एक तगड़े जो है इसमें मीडिएटर हैं, और उसमें ज़ाहिर है मैं समझता हूं कि इन दोनों हजरात की काविशें ग्लोबल पीस के लिए, नॉट ओनली फॉर ईरान एंड अमेरिका, वो अल्लाह ताला उसको रंग लाएगा और उसमें बरकत होगी। और हम पूरे पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात का जो पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ उसी से चीजें आगे बढ़ेंगी, और आप देखेंगे दैट विल टेक टाइम, बट इंशाअल्लाह ताला जो ग्लोबल पीस है वो हम कायम करने में कामयाब होंगे। अच्छा जी हुज़ैफा साहब, आपने सुना कि ऑब्वियसली जो सफारतकारी है वो तो चल रही है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है वो ऑब्वियसली सिर्फ सफारतकारी तक तो महदूद नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुकूमत को करनी होंगी, उसमें कुछ मौशी साइड की चीज़ें, उसके ऊपर तनकीद भी होती है। इस सारी एपिसोड से जब हम निकलेंगे तो क्या ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि कोई जो एक फाइनेंशियल बेनिफिट है पाकिस्तान को वो कोई पहुंचेगा और कोई फ़ायदा होगा, कोई नए मुआहदे होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके ऊपर भी कोई गौर किया जा रहा है? देखें अदर काज़मी साहब, ये सबसे जो टेम्परेरी चीज़ होती है वो इक़्तिदार और पैसा होती है। मेरा अपना एक ईमान है कि ताकत तो आती ही इंसान की औकात चेक करने के लिए, और हज़रत अली का कौल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुँचती। ज़ाहिर है आज हम हुकूमत में, कल कोई और होगा, वक्त गुजर जाएगा। मैं आपकी बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ज़ाहिर है हम ये तो ज़रूर है कि ग्लोबल पीस के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो वरीड हैं वो इसी वजह से है ना कि जी अगर ये जंग चलेगी
तो जो आपका क्रूड ऑयल है वो ऊपर जाएगा, और अगर अल्लाह ना करे वो $120 फी बैरल पर चला जाता है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इस वजह से कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का जो फर्क है वो डबल हो जाएगा। यानी आप यूं देखें कि अगर पहले आप $70 फी बैरल पे ले रहे थे और आपका इंपोर्ट बिल था $32 अरब, अगर वो 120 पे चला जाए तो आपका इंपोर्ट बिल होगा $52-53 अरब, एक्सपोर्ट वहीं पर खड़ी होगी। यानी आपके मुल्क से 20-22 अरब डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा होगा और आपका रुपया तो 1-1.5 पे चला जाएगा। तो लेकिन एक तो ये वजह है, दूसरा जाहिर है हमारे जहन में बात जरूर मौजूद है, अमेरिका एक सुपर पावर है, और IMF के हवाले से भी जाहिर है जब आप इस तरह की बड़ी नेगोशिएशंस का हिस्सा होते हैं तो लामहला जब हम IMF से दोबारा बात करेंगे तो उसके जहन में भी ये होगा कि पाकिस्तान ने ग्लोबल पीस के लिए कंट्रीब्यूट किया है और कहीं ना कहीं अपनी आवाम के लिए बेहतरीन शराइत जो है वो सामने ला सकते हैं, उसमें कोई चीज़ों का कंसेशन जो है वो उनसे ले सकते हैं। तो इस हवाले से तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हमारी एफर्ट हो रही है अल्टीमेटली हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो ईरान तो हमारे बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। यानी जिस तरीके से पार्को ऑयल रिफाइनरी का फ्यूल जो है वो कराची उतरता है, जो उसका जो आपका जो ये क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, जिसमें यानी बाद में डीजल पेट्रोल में यानी इसको चेंज वो रिफाइन करते हैं, यानी रिफाइन से पहले वो लेकिन एक पाइपलाइन के जरिए कस्बा गुजरात तक पहुंच जाता है, और ये फासला तकरीबन 1500-2,000 किलोमीटर है। तो जाहिर है ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में होंगी कि अगर ईरान से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, फिर तो ईरान से सीधा वाया कोयटा जो है पूरी पाइपलाइन आ जानी चाहिए। गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी गैस पाइपलाइन है नहीं, लेकिन ये पेट्रोल का तो उससे भी बड़ा होगा। देखिए सिर्फ वॉल आपने खोलना है और पेट्रोल डीजल यहाँ पहुंच जाना है। तो जाहिर है सारी चीजें हैं और इसी नियत से वे सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अल्लाह करे ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें करना भी है और करना चाहिए भी, और इस वक्त फील्ड मार्शल साहब के, वज़ीर आज़म साहब की नियत भी यही है कि अल्टीमेटली हम जब सफारती महाज पे कामयाब ठहरते हैं और दुनिया, अब आपकी छोटी सी बात है, एक ब्रादर मुल्क की जो भी वजह बनी, व्हाट्सएवर द रीजन, उसने हमसे कहा आपने अपने 3 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। उसमें से एक लोन 96 का था और एक लोन जो है वो सन 2020 से स्टार्ट हुआ, 2019 से। तो ये सफारती कोशिशें थी ना, सफारती ताल्लुकात थे कि दूसरी बिरादर मुल्क ने कहा नहीं आपको हम इसमें सपोर्ट कर देते हैं, और वो 3-4 बिलियन डॉलर दूसरे बिरादर मुल्क से आ गए। तो इंशाअल्लाह ताला अवाम मुतमईन रहे। हमें एक तो परेशानी का एहसास है, क्योंकि मैं एक पब्लिक का आदमी हूं, मैं पब्लिक में जाता हूं, ये 400 रुपए लीटर जो पेट्रोल है या 395-96, पब्लिक के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है, जो बिजली की कीमतें इस पर रिजेंटमेंट है। अभी आपके चैनल पे खबर चल रही थी, जो मैं देख रहा था, सबसे पहले आपके चैनल ने ब्रेक की थी कि सोलर पर टैक्स लगा दिया गया और नेपरा का लाइसेंस अब आप हासिल करेंगे वो 25 किलोवाट से ज्यादा। एग्जैक्टली मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से खुद बात की उस फैसले के बाद। मैंने कहा मुझे पता है नेपरा का लाइसेंस आम गरीब आदमी नहीं ले सकता। डेरा गाजी खान या दायरा दीन पना का आदमी वो नेपरा का लाइसेंस लेते लेते रुल जाएगा भुट्टो के बच्चों की तरह। वो मिसाल है ना कि जिया ने भुट्टो को असैसिनेट जब किया तो भुट्टो के बच्चे रुल गए, यानी 2 बच्चे शहीद हो गए। इस तरफ मिसाल है हमारी सरेकी की। तो बात यह कि मैंने कहा तो रुल जाएगा गरीब आदमी, फैजाबाद उतरेगा तो पता ही नहीं चला नेपरा का। तो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया और इसी वजह से आपने देखा वो 25 किलोवाट अब खबर चल रही है सोलर साफिन के लिए खुशखबरी। तो मैं एहसास है कहीं गलत फैसले भी हो जाते हैं और गलत फैसले कोई जानबूझ के नहीं किए जाते। जब आप अपनी मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को देखते हैं तो पावर डिवीजन में बैठा हुआ या पेट्रोलियम डिवीजन में बैठा हुआ बंदा कहते हैं कि फैसला मैं ले लूं वरना इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, पब्लिक पल्स जो है वो हमारे खिलाफ जा रही होती है, फिर हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि अवैस लगारी या अली परवेज मलिक गलत फैसला कर रहे हैं या वजीर आज़म साहब उसको अंडू कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। हम बेसिकली पब्लिक को देखते हुए वो कहते हैं कि अपना जिस्म का हिस्सा काट कर फिर पब्लिक को रिलीफ फराहम करते हैं। सर जिस दिन पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही थी, अवैस लगारी साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिन को लोड शेडिंग नहीं हो रही, और यकीन कीजिए उस वक्त भी इस्लामाबाद में भी बिजली गई हुई थी। उसमें थोड़ी सी गलती हुई अवैस लगारी साहब से, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मैं ये समझता हूं कि वाकई हो भी रही थी, लेकिन जाहिर है वजीर ने वजीर के घर नहीं हो रही होगी ना, उनके घर तो सरकारी बिजली आ रही होगी, क्यों उनके घर नहीं हो रही होगी? उनकी गलती का बात की है तो मुझे बताने भी देंगे क्या गलती। बात यह कि वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 घंटे से मीटिंग में पीएम की, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नेपरा गया, उसको बताया गया कि ये तमाम पावर कंपनीज ने रिपोर्ट दी है, इतने इतने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उसमें वो लोड शेडिंग रेप्लिकेट नहीं कर रही थी। वहां ये कहना चाहिए था सहाफियों के जवाब पर कि अगर कहीं हुई है तो हम इस मामले की इंक्वायरी कराएंगे और रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि गलत बयानी वो कर रहा था, उसके सामने जो अदाद शुमार आए उसने बयान कर दिया। लेकिन हाँ
ये गलती जरूर है कि वो आप लोगों को ऑफेंड करने के बजाय या कन्फ्रंट करने के बजाय वो कहते हैं कि अगर आप हो रही है तो कोई ऑफेंड नहीं हुए, हमें तो कोई ऑफेंड नहीं हुए, लगा ऐसे कि शायद वो जो नहीं, आप ऑफेंड हुए तो आपने हमारी हुकूमत का ऐसे तेजी नहीं, वो लगा ऐसे कि वजीर ट्विटर के ऊपर आपने टॉप ट्रेंड बना दिया। अदर काजल में सारे काम आप कराते हैं, मुझे पता है आपकी बड़ी फॉलोइंग है और आपका एक अकाउंट नहीं है, आप एक बहुत बड़ी कबील को लीड करते हैं, जो ट्वीट आप करते हैं उसको सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो लोगों की मोहब्बत है, अगर कोई ट्वीट कर दे रीट्वीट पर, मसला ये है कि नहीं आपकी वैसे नहीं, आप एक माशाल्लाह हल्का अहबाब रखते हैं, मुझे पता है, मेरा बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको फॉलो करते हैं। चले मुझे मेरे लिए भी खबर है, पर मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि वजीर साहब यूगोस्लाविया से उड़ के आए और आके इधर उन्होंने कर दी। डेरा गाजी खान में कितनी बिजली जाती है, तो उधर से उनका नहीं, वो भी गलत सवाल था। मुझे ये कहा शफीउल्लाह जान ने कि केपीके में लोड शेडिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही, और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, ये वफाकी वजीर का अपना जिला है, यहां भी लोड शेडिंग उतनी हो रही है जितनी केपीके में हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चले अभी फिर बहस उसको सियासत.पीके वालों ने नया अपनी मर्जी से चला दिया।